गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम प्रकाश के अपवर्तन पर चर्चा करेंगे, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो यहाँ पर हम आज देखेंगे कि अपवर्तन होता क्या है। तो इन्होंने कहा कि जब प्रकाश किरण एक माध्यम से चलकर दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है, अर्थात उसका मार्ग बदल जाता है। तो प्रकाश किरण के मार्ग बदलने की जो घटना है इसे हम अपवर्तन कहते हैं। अर्थात प्रकाश किरण के एक समांगी माध्यम से चलकर दूसरे समांगी माध्यम में प्रवेश करने पर उसके मार्ग बदलने या विचलित होने की घटना को हम प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। अब यहाँ पर इसको हम चित्र से देखते हैं। तो जो पृष्ठ दो माध्यमों को अलग अलग करती है, दो भागों में बांटती है, उस पृष्ठ को हम अपवर्तक पृष्ठ कहते हैं। तो हमने माना कि यहाँ पर कांच का एक स्लैब है, ये हमने कांच का एक स्लैब लिया और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये कांच का स्लैब है, तो एक माध्यम ए हो गया और इसके ऊपर एक कौन था, वायु। तो ये हो गया वायु, ये हो गया कांच, और नीचे यदि हम देखें तो फिर वायु मिलेगी। तो यहां पर इन्होंने कहा कि दो माध्यमों को जो पृष्ठ अलग करती है उसे हम पृथककारी पृष्ठ कहेंगे, और इस पृष्ठ से प्रकाश का अपवर्तन भी होना है तो हम नाम दे दें इसको PQ। तो ये जो पृष्ठ PQ है इससे प्रकाश का अपवर्तन होना है, इसलिए इसको हम अपवर्तक पृष्ठ भी कहेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम ये समझेंगे कि आपतित किरण कौन है, अपवर्तित किरण कौन है, आपतन कोण क्या है। ठीक है, तो हमने माना कि कोई प्रकाश किरण वायु से चलकर ये आ रही है और अपवर्तक पृष्ठ के इस बिंदु पर आई। तो अपवर्तक के इस पृष्ठ पर इस बिंदु पर आई है, इसलिए इसको बोलेंगे हम आपतन बिंदु। आपतन बिंदु से होकर यदि हम एक लंबवत रेखा खींच दें तो ये बन गया अविलंब। अब हम देख रहे हैं कि हमारी जो प्रकाश किरण है AB, इसको नाम दे दें AB, ये आपतित किरण है, इस बिंदु पर आई है तो ये आपतन बिंदु हो गया। अब इस बिंदु पर हमारी प्रकाश किरण वायु से कांच में जा रही है, और जब प्रकाश किरण एक माध्यम से चलकर दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो इसको ही हम अपवर्तन कहते हैं। तो प्रकाश किरण बिंदु B पर वायु से कांच में प्रवेश कर रही है, तो ये हमने देखा कि अविलंब की ओर झुक गई, अर्थात अपने मार्ग से विचलित हो गई। देखो, यदि माध्यम नहीं होता तो हमारी प्रकाश किरण को ये चलना था, इस दिशा में जाती, लेकिन माध्यम बदल गया बिंदु B पर, इसलिए प्रकाश किरण अपने मार्ग से विचलित हो गई। तो ये जो विचलित होने की घटना है इसको ही हम अपवर्तन कहते हैं। ठीक है, तो AB दिशा में आपतित हुई और BC इस दिशा में अपवर्तित हो गई। तो इस समय AB, इसको बोलेंगे आपतित किरण, ये आई है, इसका ये भाग BC ये अपवर्तित किरण है, क्योंकि इसका अपवर्तन हुआ है, मार्ग बदला है, और ये आपतन बिंदु पर अविलंब है। तो आपतित किरण और अविलंब के बीच जो कोण बनेगा इसको हम बोलेंगे आपतन कोण। अपवर्तित किरण और अविलंब, इसके बीच जो कोण बना इसको बोलेंगे हम अपवर्तन कोण। अर्थात ये हम चाहें तो इसको नाम भी दे दो MN, ये अविलंब हो गया MN। अर्थात कोण AVM ये आपतन कोण, NVC ये अपवर्तन कोण हो गया। ठीक है, तो आपतित किरण, अपवर्तित किरण, अविलंब, तीन बातें हुई। इसमें हम थोड़ा और आगे बढ़े। यदि हम देखें आगे तो हमारी प्रकाश किरणें चलती है और इस पृष्ठ पर आपतित होती है। तो इस पृष्ठ के लिए ये हो गई आपतित किरण, तो ये आपतन बिंदु से होकर हमने अविलंब खींच दिया। अब इस बिंदु पर हम देख रहे हैं कि प्रकाश किरण कांच से वायु जाएगी, अर्थात जिस माध्यम से चली थी अंत में उसी माध्यम में पहुंच जाएगी, और यहां पर कांच से वायु में जाएगी, अर्थात सघन से विरल। तो यहां पर हमारी प्रकाश किरण जब माध्यम बदला इस बिंदु पर तो इसका मार्ग फिर बदल गया, तो इसको नाम दे दो M डैश N डैश, ये हो गया, यहां अविलंब है।
तो इस समय इसको बोलेंगे हम निर्गत कोण, और निर्गत कोण को हम आई या ई से बताते हैं। तो इन्होंने कहा कि जब प्रकाश किरण जिस माध्यम से चले और अंत में उसी माध्यम में पहुंच जाए, वायु से चली थी और अंत में वायु में पहुंची, तो जब प्रकाश किरण जिस माध्यम से चलती है और अंत में उसी माध्यम में पहुंच जाती है, तो अंतिम भाग को, अंतिम किरण को हम निर्गत किरण कहेंगे। अर्थात ए बी सी और ए डी, अर्थात जो सीडी भाग है प्रकाश किरण का, इसको बोलेंगे निर्गत किरण। ठीक है, तो हमने इसमें अपवर्तन का परिचय देखा। अपवर्तन का सीधा सीधा मतलब यह है कि जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। तो मार्ग बदलना या विचलित होने की जो घटना है, इसको ही हम अपवर्तन कहते हैं। ठीक है, अब इनने कहा कि माध्यम दो प्रकार के होते हैं, सघन माध्यम और विरल माध्यम। तो सघन माध्यम क्या है? सघन माध्यम, तो इन्होंने कहा कि जिस माध्यम का प्रकाशीय घनत्व तो अधिक होता है, जिस माध्यम का प्रकाशीय घनत्व तो अधिक होता है उसे हम सघन माध्यम कहते हैं, और जिस माध्यम के लिए प्रकाशीय घनत्व तो कम होता है उसे हम बोलेंगे विरल माध्यम। तो दूसरा लेंगे हम विरल। तो दो प्रकार के माध्यम यहां इन्होंने बताए हैं, सघन माध्यम और विरल माध्यम। तो सघन माध्यम में क्या होता है? तो इन्होंने कहा कि जब कोई प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करे या विरल से सघन में प्रवेश करे तो उसके साथ क्या होता है, तो इसको हम देखें। तो हम पहले देखते हैं विरल को। ये मान के चले कांच की स्लेब है, कांच का कोई गुटका है। अब यहां पर हमारी प्रकाश किरण वायु से चली, इस प्रकार से वायु से होके आई और कहां जाना है उसको? कांच में, अर्थात सघन से ऊपर वायु, ये हो गया विरल माध्यम, विरल। और नीचे इसको बोलेंगे हम सघन माध्यम, कांच को, कांच। तो यहां पर हम देख रहे हैं कि यहां हमारी प्रकाश किरण विरल से सघन जा रही है, तो ये अविलंब है, तो अविलंब की ओर झुकेगी, अर्थात ए बी सी। तो ए बी आपतित किरण और बी सी अपवर्तित किरण। और यहां हम देख रहे हैं कि आपतन बिंदु पर पृथककारी पृष्ठ है, अर्थात आपतन बिंदु पर हमारी प्रकाश किरण मार्ग से विचलित हुई। तो जब प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो अविलंब की ओर झुक गई। देखो, यदि इस प्रकाश किरण के मार्ग में माध्यम नहीं आता, कांच नहीं आता, तो हमारी प्रकाश किरण को ये चलना था, ये जाती। लेकिन माध्यम बदलने के कारण अब प्रकाश किरण यहां से न जाकर यहां की ओर झुक गई, अर्थात ये अविलंब था, अविलंब की ओर झुक गई। तो जब प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएगी तो अविलंब की ओर झुकेगी। दूसरा, फिर देखें, अब ये मान के चलें कांच की स्लेब है, या इसको यहां देख लेते, कांच की स्लेब है, ये आपतित किरण, ये अपवर्तित किरण, इस बिंदु पर देखें। तो यहां पर हम देखेंगे ए बी सी, अब ए डी। तो हम देख रहे हैं इस बिंदु सी पर कि जब प्रकाश किरण हमारी सघन, एक कांच है, सघन माध्यम है, और इससे जब ये वायु में प्रवेश करी, कांच से वायु में, नीचे वायु है, तो जब प्रकाश किरण कांच से वायु में प्रवेश करती है तो अविलंब से दूर हट जाती है। देखो, ए अविलंब से ये दूर हट गई, अविलंब से दूर हट गई। तो यहां पर दो प्रकार के माध्यम इन्होंने बताए हैं, एक सघन माध्यम और एक विरल माध्यम। तो हमें सीधा सीधा ध्यान रखना है कि जब प्रकाश किरण विरल से सघन जाएगी तो अविलंब की ओर झुकेगी, और जब सघन से विरल जाएगी तो अविलंब से दूर हटेगी। तो दो प्रकार के यहां माध्यम बताए हैं। इसके बाद इन्होंने कहा कि अपवर्तन के दो नियम हैं। अपवर्तन के नियम, तो यहां पर नियम देखें हम, तो इन्होंने कहा कि अपवर्तन के दो नियम हैं। तो अपवर्तन के नियम, अपवर्तन के नियम, तो अपवर्तन के दो नियम बताए। अब ये भाषा है तो उसको सुन लें आप लोग। तो इन्होंने कहा कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण
और आपतन बिंदु पर अभिलंब, तीनों एक ही तल में होंगे। हम देख रहे हैं PQ एक तल है, पृथककारी पृष्ठ है, और तीनों इस बिंदु पर है। तो अपवर्तन का पहला नियम कहता है कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होंगे। दूसरा नियम कहता है कि यदि प्रकाश किरण एक वर्णी है, एक वर्णी अर्थात एक वर्णी कैसे कहेंगे, ऐसा प्रकाश जिसका तरंगदैर्ध्य और आवृत्ति एक हो, या इसको हम ऐसा भी कह सकते हैं, ऐसी प्रकाश किरण जिसमें केवल एक रंग हो। ठीक है, तो दूसरा नियम तुमने कहा कि यदि प्रकाश किरण एक वर्णी है तो किन्हीं दो माध्यमों के लिए आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या में एक निश्चित अनुपात होता है, और निश्चित अनुपात को हम पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं, और इसे म्यू से बताते हैं। तो म्यू इक्वल साइन आई अपॉन साइन आर। तो दो माध्यम लिए हैं तो इसको हम लिखेंगे 1 म्यू 2, 1 म्यू 2 अर्थात पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक, और इसे हम स्नेल का नियम भी कहते हैं। ये हमारा स्नेल नियम भी है, स्नेल का नियम। तो यहां अपवर्तन के दो नियम बताए, फिर से सुन ले उनको। पहला नियम कहता है कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होंगे। दूसरा नियम, यदि प्रकाश किरण एक वर्णी है तो किन्हीं दो माध्यमों के लिए आपतन कोण की ज्या, आपतन कोण की ज्या साइन और अपवर्तन कोण की ज्या में एक निश्चित अनुपात होगा, और निश्चित अनुपात को पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक कहेंगे। और जो 1 म्यू 2 इक्वल साइन आई अपॉन साइन आर मिला, इसे हम स्नेल नियम भी कहेंगे। तो तीन बातें हमने अभी देखी। प्रकाश का अपवर्तन क्या है, सघन और विरल माध्यम क्या होता है, अपवर्तन के नियम क्या है। अब हम देखते हैं बच्चों, किन्ने कहा कि जो अपवर्तनांक है वो दो प्रकार का होता है, तो उसको देखें। अपवर्तनांक दो प्रकार का, तो निरपेक्ष अपवर्तनांक और सापेक्ष अपवर्तनांक। पहला निरपेक्ष अपवर्तनांक, निरपेक्ष अपवर्तनांक। अपवर्तनांक दो प्रकार का, निरपेक्ष और सापेक्ष। तो निरपेक्ष क्या है, तो इन्होंने कहा कि निर्वात या वायु में प्रकाश की चाल और किसी माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को हम निरपेक्ष अपवर्तनांक कहेंगे। निर्वात या वायु में प्रकाश की चाल और किसी माध्यम में प्रकाश की चाल को उस माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक कहेंगे, अर्थात निरपेक्ष अपवर्तनांक। अपवर्तनांक बराबर निर्वात या वायु में चाल बटे माध्यम में प्रकाश की चाल। माध्यम में प्रकाश की चाल लिखें क्या, तो इसको लिखेंगे म्यू इक्वल, देखो निर्वात में प्रकाश की चाल को C से बताते हैं और किसी माध्यम में प्रकाश की चाल को V से बताते हैं। तो ये हमें पहला मिला निरपेक्ष अपवर्तनांक। तो निर्वात या वायु में प्रकाश की चाल और किसी माध्यम में प्रकाश की चाल को निरपेक्ष, इनके अनुपात को, निर्वात या वायु में प्रकाश की चाल और किसी माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को उस माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक कहेंगे। दूसरा है सापेक्ष अपवर्तनांक। सापेक्ष, सापेक्ष अपवर्तनांक ये क्या है? तो इन्होंने कहा कि जब प्रकाश किरण एक माध्यम से चलकर दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, जब प्रकाश किरण एक माध्यम से चलकर दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो इसे पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का सापेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। ठीक है, तो यदि हमारी प्रकाश किरण मान के चलो जल से वायु में प्रवेश कर रही है, जल से वायु, वाटर टू एयर, तो लिखें कैसे? तो इसको लिखेंगे हम जल से वायु, तो इसको लिखेंगे W म्यू ए, वाटर टू एयर। या हमारी प्रकाश किरण कांच से वायु में जा रही है तो इसको लिखेंगे G म्यू ए। इस सापेक्ष अपवर्तनांक लिखने का तरीका है और इसका ही आगे के डेरिवेशन में उपयोग है। फिर से एक बार परिभाषा सुन लें।
तो उन्होंने कहा कि जब प्रकाश किरण एक माध्यम से चलकर दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो इसे हम पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का सापेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं, और इसको हम W म्यू ए, G म्यू ए या A म्यू G इनसे रिप्रेजेंट करेंगे। थैंक यू बच्चों।